हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विस की इस सीरीज़ में हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। और आज हम बात करेंगे जो हमारे 2015 में HP अलाइड का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। देखो हमारा आज का क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स। मैच द फॉलोइंग करने हैं हमने और हमें सही आंसर यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देखो यूनियन लिस्ट हमारे संविधान में कौन सी अनुसूची कौन से शेड्यूल में आता है। यूनियन लिस्ट की बात करते हैं तो देखो जब हम पढ़ते हैं शेड्यूल्स तो वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स एक शेड्यूल होता है, जो कि शेड्यूल नंबर कौन सा होता है, 7th शेड्यूल होता है। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट किस में आएगी, 7th शेड्यूल में आएगी, बिल्कुल ठीक है। इसमें देखो 3 पार्ट्स की हम लिस्ट्स के बारे में बात करते हैं। एक तो हमारे पास यूनियन लिस्ट आती है, एक स्टेट लिस्ट आती है और एक कंकरेंट लिस्ट आती है, जिसमें कि सारे स्टेट और यूनियन दोनों के दोनों टॉपिक्स आ जाते हैं, विषय आ जाते हैं। उसके बाद लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज हमारा 8th शेड्यूल में आता है, तो यहाँ पे 8th शेड्यूल आ जाएगा। 8th शेड्यूल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसूची में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं बोली गई हैं, 22 भाषाओं की चर्चा की गई है। ठीक है, उसके बाद एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स। स्टेट की काउंसिल में सीट्स की एलोकेशन वो कौन सी अनुसूची में आती है, तो वो 4थी अनुसूची में आ जाती है। इनकी जब हम बात करते हैं कि राज्यसभा की सीट्स की एलोकेशन की, ठीक है, तो ये 4थी अनुसूची में 4th शेड्यूल में आता है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, तो ये 6th शेड्यूल में, और जहाँ पे हम 4 राज्यों की बात करते हैं जिसको हम ATMM से डिनोट करते हैं। ए से आ जाएगा हमारे पास असम, ठीक है। टी से आ जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा आ गया। एम से आ जाएगा मिजोरम, ठीक है। और एक बच गया हमारे पास एम से मेघालय। तो ये चारों राज्य आ जाते हैं ट्राइबल एरियाज इनके, जो कि 6th शेड्यूल में बोला गया है। अब कोड्स हमारे पास क्या क्या हैं देखो, तो कोड्स के अनुसार पहले का आ गया ए, ऑप्शन नंबर सी, और जो हमारे पास सेकंड है वो आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगी है, ये देखो ये सेकंड पॉइंट आ जाएगा 3, 8th शेड्यूल। और ये थर्ड पॉइंट जो है एलोकेशन ऑफ सीट्स, ये आ जाएगा ऑप्शन 2 जो कि है 4th शेड्यूल। और फोर्थ वाले का आ जाएगा 4 जो कि है 6th शेड्यूल। तो ऑप्शन नंबर सी इस आंसर, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ पंचायती इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज की फॉर्मेशन के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन देखो, 72वां संविधान संशोधन या 72 अमेंडमेंट एक्ट, 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 63rd अमेंडमेंट एक्ट या 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 73rd अमेंडमेंट एक्ट, जो कि किससे संबंधित है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से संबंधित है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो इसको संवैधानिक दर्जा मिला था 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जो कि कब हुआ था, 1993 में। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। कौन से पार्ट में पंचायती राज आता है, तो पार्ट नंबर 9 की बात हम करते हैं, पार्ट 9, इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आते हैं। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम 74th अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं तो वो किससे संबंधित है, नगर पालिकाओं से। ठीक है, नगर पालिका। ठीक, तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, यस, हु प्रेसाइडेड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की जो सिटिंग होती है, जॉइंट सिटिंग होती है, उसको प्रिसाइड कौन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारे पास बहुत ही गड़बड़ हो गए हैं। तो इसका आंसर जो होगा हमारे पास क्या होगा, कौन प्रिसाइड करता है, कौन उसकी अध्यक्षता करता है, तो इसका आंसर होगा लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष या प्रेसिडेंट, जिसको हम बोलते हैं लोकसभा का प्रेसिडेंट, या जिसको हम स्पीकर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, भारत की संसद किन किन से मिलकर बनती है। ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा,
बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन डी है लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की पार्लियामेंट किससे बनी होती है? एक तो लोकसभा आती है उसमें, ठीक है, लोकसभा आ गई, उसके बाद राज्यसभा आती है, बिल्कुल ठीक है, और प्रेसिडेंट। तो इन तीनों से मिलकर हमारी पार्लियामेंट बनती है, भारत की पार्लियामेंट बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द रेजिडुअरी पावर दैट इज द पावर टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर नॉट एनुमरेटेड इन एनी वन ऑफ थ्री लिस्ट इज गिवन टू द, बोलते कि ऐसी पावर जिसमें कि कोई विषय है हमारा, कोई मैटर है जो ना ही हमारी यूनियन लिस्ट में आता है, ना ही स्टेट लिस्ट में आता है, और ना ही कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो ये तीनों की तीनों लिस्ट्स होगी, एक यूनियन हो गई, एक स्टेट हो गई, और एक कंकरेंट हो गई। तो इन तीनों में नहीं आता है, तो वो किस में आएगा? स्टेट में आएगा, द यूनियन में आएगा, सुप्रीम कोर्ट के, या फिर प्रेसिडेंट के अंडर। तो ये आ जाता है यूनियन के अंडर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगर कोई भी मैटर है, ठीक है, ना तो वो यूनियन लिस्ट में आ रहा है, ना स्टेट लिस्ट में आ रहा है, ना कंकरेंट लिस्ट में आ रहा है, तो वो किसके पास आएगा? यूनियन के पास आएगा, संघ के पास आएगा, ठीक है। उस पर अधिकार किसका होगा? कानून बनाने का अधिकार यूनियन के पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकारीय कमीशन वाज सेट अप टू लुक इनटू, ये जो सरकारीय कमीशन है ये किससे संबंधित है? ऑप्शन देखो, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, यानी कि संघ और राज्य के बीच में जितने भी संबंध हैं उनके बीच, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, करप्शन को रोकने के लिए, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स से संबंधित था सरकारिया कमीशन, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। सरकारीय कमीशन अगर हम बात करें तो 1983 में ये कमीशन जो है वो बैठाया गया था, या हम बोल सकते हैं कि आया गया था। अब बात आती है कि ये जो सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप है ये कौन से पार्ट में आते हैं, ठीक, पार्ट नंबर 11 में आएंगे, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द प्रोवाइडेड इन, जो संसद की पावर है अमेंडमेंट करने की, संशोधन करने की, वो कौन से आर्टिकल के तहत है? ये कौन से आर्टिकल में निहित है? ऑप्शन देखिए, आर्टिकल 352, 360, 368 और 370। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये जो है आर्टिकल नंबर 368। अब देखो आर्टिकल नंबर 352 किससे संबंधित है? तो ये इमरजेंसी से संबंधित है। इमरजेंसी, इसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं, नेशनल इमरजेंसी। 360 ये भी इमरजेंसी से संबंधित है। कौन सी इमरजेंसी से संबंधित है ये? इसमें आ जाती है इकोनॉमिकल इमरजेंसी, ठीक है, आर्थिक इमरजेंसी, आर्थिक आपातकाल जिसको हम बोलते हैं। और 368 के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? अमेंडमेंट कर सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और 370 जो कि कुछ राज्यों के लिए, जैसे कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो 370 वहां पे आर्टिकल यूज होता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं तो ये 3 बार लग चुकी है भारत में। इकोनॉमिकल इमरजेंसी की बात करें तो ये 1 बार भी नहीं लगी है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, यानी कि हमें गलत स्टेटमेंट के बारे में बताना है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 32, ये तो बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 32 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, ठीक। फंडामेंटल एनफोर्समेंट इन द कोर्ट राइट्स आर, तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, वो उनको कोर्ट में अपील की जा सकती है उनके अकॉर्डिंग। तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि हम फंडामेंटल राइट्स के लिए कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारे जो डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, डीपीएसपी, वो भाग नंबर 4 में आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, भाग नंबर 4 में ही आते हैं। आगे देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज आर एनफोर्सेबल इन द कोर्ट, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य हैं, उन को हम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट,
ये फिर से हमें गलत स्टेटमेंट बतानी है। देखो, दोज मेंबर हु विश टू रेज क्वेश्चन ड्यूरिंग जीरो हावर नीड टू इन्फॉर्म द स्पीकर प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ डेली सेशन। बोला है कि अगर हमने किसी मेंबर ने क्वेश्चन जीरो आवर में कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो उसके बारे में पहले से इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी स्पीकर को। ये बात बिल्कुल सही है। आगे देखिए, रूल्स रिगार्डिंग जीरो आवर आर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जीरो आवर से संबंधित जितने भी रूल्स हैं वो हमारे संविधान में लिखे गए हैं। बिल्कुल गलत बात है। जीरो आवर, ये जो जितने भी आवर्स होते हैं हमारे, जो हमारा सेशन होता है, पार्लियामेंट सेशन होता है, उसके बारे में कोई भी चर्चा संविधान में नहीं की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं की गई है। आगे देखिए, द रिक्वेस्ट टू रेज क्वेश्चंस ड्यूरिंग जीरो आवर कैन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय द स्पीकर। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। जीरो आवर में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको स्पीकर के पास ये पावर होती है कि वो उनको रिजेक्ट भी कर सकता है और उनको एक्सेप्ट भी कर सकता है। ठीक, उसके बाद ऑप्शन है डी, बोथ ए एंड बी, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, कि जो जीरो आवर है उसके बारे में हमारे संविधान में कोई भी चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, तो देखो, जो हमारा पार्लियामेंट का सेशन होता है तो उसमें क्या होता है, पहले क्वेश्चन आवर होता है, क्वेश्चन आवर जिसमें कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसका समय 11 से 12 बजे तक होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जीरो आवर आ जाता है, जीरो आवर, और इसका समय क्या होता है, 12 से लेके 1 PM तक होता है। ठीक, तो इस तरह से पहले क्वेश्चन आवर होता है, फिर जीरो आवर होता है, फिर इसमें क्या होते हैं, स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, फिर अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह से जो हमारा सेशन है पार्लियामेंट का वो चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रॉनिकल ऑर्डर ऑफ ऑफिस हेल्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमें बताना है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे दिए गए हैं, तो क्रॉनिकल ऑर्डर बताना है, यानी कि सबसे पहले कौन से प्रेसिडेंट ने ऑफिस होल्ड किया था, उसके बाद किसने किया, उसके बाद किसने किया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की। शंकर दयाल शर्मा, तो ये प्रेसिडेंट बने थे 1992 में। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात करते हैं, ये प्रेसिडेंट बने थे हमारे 2002 में। ठीक, डॉक्टर KR नारायण की बात करते हैं, डॉक्टर KR नारायण प्रेसिडेंट बने हैं, ये बने थे 1997 में, 1997 में। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करते हैं, तो ये बने थे 1967 में, यस 1967 में। तो सबसे पहले कौन बने, डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ढूंढिएगा सबसे पहले, ये देखो 2 ऑप्शंस में है। उसके बाद कौन बने, उसके बाद बने डॉक्टर शंकर दयाल, तो ये आ जाएगा डॉक्टर शंकर दयाल नंबर 2 पे। नंबर 3 पे आ जाएंगे डॉक्टर KR नारायण, 1997 में बने थे, तो तीसरे नंबर पर ये आ जाएंगे, और लास्ट में आ जाएंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द इंडियन जर्नल इलेक्शन ऑफ 2014 बाज। 2014 के जो इलेक्शन हुए हैं वो कौन से लोकसभा इलेक्शन थे। ऑप्शंस क्या क्या हैं हमारे पास, 13, 14, 15 और 16। तो 2014 के जो इलेक्शन हुए थे वो हुए थे हमारे 16वीं लोकसभा के इलेक्शंस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। 2014 के इलेक्शंस ये कौन से थे, 16th नंबर के थे। फिर 2019 के जो इलेक्शन हुए हैं वो कौन से थे, वो 17th नंबर के थे। अब 2024 में जो इलेक्शन होंगे वो कौन से नंबर के होंगे, वो होंगे 18th नंबर के। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंडस्लाइड्स इन हिमालय इज रिजल्ट ऑफ। जो लैंडस्लाइड होते हैं हिमालयाज में वो किसका रिजल्ट है, ग्रेविटी एंड रेनफॉल, बिदरिंग एंड रेनफॉल, बिदरिंग विंड्स, और बिदरिंग ग्रेविटी एंड हैवी रेनफॉल। देखो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिदरिंग मतलब कि जब हम खुदाई करते हैं, ठीक है, खुदाई करते हैं उसको बोलते हैं बिदरिंग, या फिर चट्टानों का टूटना जो है उसको भी बोलते हैं बिदरिंग। उसके बाद आ जाता है हैवी रेनफॉल, बहुत ज्यादा वर्षा होती है उसके कारण भूमि कटाव होता है, लैंडस्लाइड्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है।
तो आपने देखा होगा कि बरसात के टाइम जब हमारे पास वर्षा ऋतु होती है तो पहाड़ों में बहुत सारे लैंडस्लाइड होते हैं, तो इनका कारण जो है ये मुख्य रूप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री विद इंडिया? कौन से देश का सबसे ज्यादा भूभाग हमारे बाउंड्री से लगता है, इंडिया की बाउंड्री से लगता है? ऑप्शन देखो, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे ज्यादा सीमा बनाता है भारत के साथ और ये लगभग 4096 किलोमीटर की बाउंड्री बनाता है भारत के साथ। कौन? ये बांग्लादेश। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर हम स्टेट की बात करें तो वेस्ट बंगाल के साथ सबसे ज्यादा ये बाउंड्री बनाता है। ठीक है, और ये लगभग 2217 किलोमीटर की बाउंड्री बनाता है वेस्ट बंगाल के साथ। ठीक है, बातें ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज इंडियाज डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी बॉडी? तो भारत का जो इंडियन डिजास्टर मैनेजमेंट है, जो पॉलिसीज बनती हैं, वो किस इंस्टीट्यूशन के अंडर बनती हैं? ऑप्शन देखो, NIDM, NDMA, NCDM या फिर CWC। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। और ये NDM में क्या होता है? ये होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है। इंडियन डिजास्टर मैनेजमेंट की पॉलिसी कौन बनाता है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन? शुगर केन की प्रोडक्शन में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फर्स्ट स्थान है इंडिया का शुगर केन प्रोडक्शन में। शुगर केन प्रोडक्शन, गन्ने के उत्पादन में। नंबर 2 पे कौन आता है? नंबर 2 पे आ जाता है ब्राजील। ठीक है, तो इस तरह से फिर नंबर 3 पे थाईलैंड आ जाता है। ओके, तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लैंड सिटी? इनमें से कौन सा शहर जो है वो प्लैंड है, प्लान करके बनाया गया था? ऑप्शन वाराणसी, भुवनेश्वर, इलाहाबाद और पटना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, भुवनेश्वर, जो कि कैपिटल भी है। किसकी कैपिटल है? ओडिशा की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर अकर्स इन द इंडियन कोस्ट्स? इनमें से कौन सा डिजास्टर हमारे भारत के तटीय क्षेत्रों में आता है? ऑप्शन देखो, टाइफून, टोर्नेडो, हरिकेन्स या साइक्लोन? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, साइक्लोन्स। तो भारत में क्या आते हैं? साइक्लोन्स आते हैं। ठीक है, तो साइक्लोन्स प्रेशर के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जिनको हम बवंडर भी बोल देते हैं। ओके, तो ये समुद्र में अराइज होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि सी में अराइज होते हैं, और जमीन पर भी इनका इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो अलग अलग देशों में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अगर हम टाइफून की बात करें तो ये चाइना समुद्र में, चाइना सी में इनको टाइफून्स बोलते हैं। ठीक, हरिकेन्स कहाँ पे बोलते हैं? कैरिबियन सी। ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। टोर्नेडो कहाँ बोलते हैं? टोर्नेडोज आ जाते हैं हमारे USA में। ठीक है, फिर अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इनको क्या बोलते हैं? बिली बोलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजर्टिफिकेशन इन इंडिया? अब ये डिजर्टिफिकेशन क्या होता है, आइए वो देख लेते हैं। हमारे पास फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल लैंड जब वो कन्वर्ट हो जाती है बैरन लैंड में या बंजर जमीन में, तब हम बोलते हैं कि वहां पे क्या हो गया? डिजर्टिफिकेशन हो गया। यानी कि उपजाऊ भूमि का बंजर भूमि में बदलना डिजर्टिफिकेशन कहलाता है। तो ये किस कारण होती है?
ऑप्शन देखो, माइनिंग, टूरिज्म, ओवरग्रेजिंग या फिर इरिगेटेड एग्रीकल्चर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग का मतलब होता है कि जब हम पशुओं को बहुत अधिक चराते हैं उस जगह पे, तो उपजाऊ भूमि जो है वो बंजर भूमि में बदल जाती है। कैसे? देखो, अब पशु है, पशु जो है वो पौधों को खा लेगा, पौधों को खा लेगा तो वहां पे उनकी फर्टिलिटी उस लैंड की जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और वो बंजर भूमि बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच हैज वर्ड्स जियोग्राफी एरिया। इंडिया हैज वर्ड्स जियोग्राफिकल एरिया। भारत जो है वह कितना प्रतिशत दुनिया का जियोग्राफिकल एरिया घेरता है? ऑप्शन देखिए, 2.5, 2.4, 3.4 या 2.8%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2.4% टोटल एरिया घेरता है इंडिया भारत के भौगोलिक एरिया का, बर्ड के भौगोलिक एरिया का। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लड डिजास्टर इन इंडिया। इनमें से कौन सा एक हम बोल सकते हैं कि कारक नहीं है फ्लड डिजास्टर इन इंडिया? ऑप्शन देखो, डिफॉरेस्टेशन, माइग्रेशन, सेडिमेंटेशन ऑफ रिवर्स या हाई रेनफॉल। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब कि लोग यहां से कहीं और चले गए, उसको बोलेंगे हम माइग्रेशन। तो माइग्रेशन से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है फ्लड डिजास्टर में। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों का कटाव, तो पेड़ों का कटाव अगर ज्यादा होगा तो वहां पे फ्लड आने की संभावना ज्यादा होगी। सेडिमेंटेशन ऑफ रिवर्स, रिवर का बहाव जो है वो उसकी डायरेक्शन का चेंज हो जाना, वो भी फ्लड डिजास्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और हाई रेनफॉल तो है ही है, जितनी ज्यादा वर्षा होगी उतने ज्यादा खतरा होगा फ्लड डिजास्टर में। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीटिंग प्लेस ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। तो देखो, इस तरह से हमारे पास अगर इंडिया है, ठीक है, तो ये हमारे पास आगे ईस्टर्न घाट्स ईस्ट की तरफ और ये आगे वेस्टर्न घाट वेस्ट की तरफ। बोला कि ये दोनों घाट्स कहाँ पे मिलते हैं? ऑप्शन देखो, अन्नामलाई हिल्स, नीलगिरी हिल्स, महादेव हिल्स या जवादी हिल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी हिल्स। अब नीलगिरी हिल्स कहाँ पे है? ये केरला में है और तमिलनाडु में भी है, दोनों ही स्टेट्स में ये पाई जाती हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट मिलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बात कर लेते हैं अन्नामलाई हिल्स की। अन्नामलाई हिल्स कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। महादेव हिल्स कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, एमपी। और जवादी हिल्स कहाँ है? ये भी तमिलनाडु में है। तो ये बातें भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इन इंडिया। अगर हम बात करते हैं 2023 की, तो भारत में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम कौन से राज्य की है? ऑप्शन देखो, वेस्ट बंगाल, पंजाब, तेलंगाना या तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, तेलंगाना। ऑलराइट, नेक्स्ट मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज लोकेटेड इन लो सिस्मिक जोन। इनमें से कौन से शहर जो हैं वो सबसे कम सिस्मिक जोन में पाए जाते हैं? सिस्मिक जोन यहाँ की जहां पे कि अर्थक्वेक आता है, सिस्मिक जोन उनको बोलते हैं, ठीक है। और सबसे कम खतरा है अर्थक्वेक आने का, उस शहर का हमें बताना है। ऑप्शन देखो, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, भुवनेश्वर। तो ये सबसे कम, ये जो शहर है ये सबसे कम प्रोन टू सिस्मिक जोन है, ठीक है। अब ये सिस्मिक जोन है, इनको भी हमने कैटेगरीज में बांटा है, 1, 2, 3, 4, 5। 1 जहां पे अर्थक्वेक आने का बहुत ही कम खतरा है, नंबर 2 पे खतरा बढ़ जाता है, नंबर 3 पे ज्यादा खतरा हो जाता है, नंबर 4 पे बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है और नंबर 5 पे तो आए दिन भूकंप जो है वो आता रहता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा खतरा होता है, तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट अफेक्टेड बाय साइक्लोन। इनमें से कौन सा राज्य साइक्लोन से अफेक्ट नहीं होता है? ऑप्शन देखो, केरला, गुजरात, ओडिशा या तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, केरला। तो सबसे कम साइक्लोन जो है वो केरला में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिलवासा इज ए कैपिटल ऑफ
दादरा एंड नगर हवेली, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, लॉन्गिट्यूडनल सिंक्लाइनल वैली इन हिमालय इज नोन एज। अब ये सिंक्लाइनिंग वैली के बारे में बात कर रहा है, ये क्या होती है? तो देखो, जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो यहाँ पे क्या होता है, फोल्ड्स बन जाते हैं। इस तरह से फोल्ड्स आपने देखा होगा, फोल्ड्स बन जाते हैं। तो ये जो फोल्ड की, ये जो मान लीजिए कि ये फोल्ड हमने ले लिया, इस फोल्ड का जो ये जो ऊपरी भाग है इसको बोल देंगे एंटी सिंक्लाइन, और ये जो नीचे वाली आर्क है, नीचे वाला हिस्सा है, इसको बोल देंगे सिंक्लाइन। तो यही पूछा है कि जो हिमालय की सिंक्लाइन वैली हैं उनको क्या बोला जाता है। ऑप्शन देखो, दून वैली, जॉर्ज बी शेप्ड वैली, या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दून वैली। ठीक, दून वैली, जो कि कहां पे देखने को मिलते हैं, शिवालिक हिमालय में ज्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, द शोला फॉरेस्ट आर लार्जली फाउंड इन। शोला फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज्यादा? ऑप्शन देखो, वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, या हिल टॉप्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, हिल टॉप्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो जो भी हमारे पेनिनसुलर इंडिया में हिल्स हैं वहां पे शोला फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, डवार्फ प्लांट होते हैं, यानी कि छोटे हाइट के प्लांट्स होते हैं, डवार्फ प्लांट्स, छोटी हाइट के प्लांट यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? कॉपर के बारे में बात कर रहे हैं तो मलजखंड के बारे में बात हो रही है, ये बिल्कुल ठीक है। आयरन की बात हो रही है तो बेलडिला बिल्कुल ठीक है, बेलडिला में आयरन पाया जाता है। कोल झारिया में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। बॉक्साइट खेतरी, ये गलत बात है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बॉक्साइट किसका ओर है? एल्यूमिनियम का ओर है। एल्यूमिनियम कहाँ पे पाया जाता है? उड़ीसा में पाया जाता है। उड़ीसा में सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम की खानें हमें देखने को मिलती है। अब खेतरी की बात कर लेते हैं, खेतरी में क्या पाया जाता है? तो यहाँ पे कॉपर। तो आपने पढ़ा होगा, जब हिस्ट्री भी पढ़ते हैं हम, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, तो खेतरी में कॉपर के क्या है? भंडार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच वन इज नॉट नोन फॉर सिल्क टेक्सटाइल। इनमें से कौन सा सिल्क टेक्सटाइल के लिए नहीं जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, वाराणसी, मैसूर, कांचीपुरम, या हावड़ा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हावड़ा सिल्क टेक्सटाइल के लिए नहीं जाना जाता है। ठीक है, सिल्क क्या है? सिल्क एक नेचुरल फाइबर होता है जो कि सिल्क बॉम से बनाया जाता है। सिल्क बॉम एक कीड़ा होता है जो कि सिल्क को बनाने का काम करता है। ऑलराइट, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हैं हमारे पास। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गए हमारे पास 2015 का एचपी अलाइड का क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस कर लिया। सारे के सारे क्वेश्चंस हमने डिटेल में करे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एचपी अलाइड क्वेश्चन पेपर को लेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी करिएगा हमारे वीडियो लेक्चर को। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।